रात के 3 बजे घड़ी की सुई टिक टिक कर रही थी। मैं अभी अभी अपने कमरे में आई थी। मेरे पीछे मेरी ननद राधिका भी आ गई थी। राधिका को अपने साथ देखकर मैं हैरान हो गई। राधिका, अपने कमरे में जाकर सो जाओ, सुबह बात करेंगे, मैंने उससे कहा। लेकिन वह नाराज होने लगी। भाभी, मुझे आपसे एक चीज चाहिए, उसने कहा। बोलो, क्या चाहिए? मैंने जल्दी में पूछा, क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही थी। भाभी, मुझे आपका यह सूट बहुत प्यारा लगता है। प्लीज, इसे मुझे दे दो, मैं आपको सुबह वापस कर दूंगी। राधिका ने इस तरह भोली बनकर कहा कि मेरा दिल पिघल गया। वैसे भी वह मेरी छोटी बहन की तरह थी। मैं उससे कोई चीज अलग नहीं रखती थी और हमेशा उसकी मदद करती थी। हाँ हाँ राधिका, तुम जरूर लेना। अभी जाओ, सो जाओ, मैं तुम्हें यह सूट सुबह दे दूंगी, मैंने कहा। नहीं भाभी, मुझे यह अभी चाहिए, उसने जिद करते हुए कहा। अच्छा, रुको, मैं अभी चेंज करके आती हूँ। ये कहकर मैं अपने कमरे के अटैच्ड बाथरूम में चली गई। मैंने कपड़े चेंज करके उसे दे दिए, मगर मुझे अजीब लग रहा था। मैं उसे धोकर साफ सुथरा देना चाहती थी। मैंने उसे अपने बाकी सूट भी दिखाए, मगर वह वही कपड़े लेना चाहती थी। आखिरकार मैंने उसे कपड़े दे दिए। वह अपने कमरे में चली गई। उसके जाते ही मुझे ख्याल आया, अरे, दुपट्टा तो यहीं छोड़ गई। वैसे तो ये कोई वक्त नहीं था किसी के कमरे में जाने का, लेकिन वह 2 मिनट पहले ही मेरे कमरे से निकली थी। मैं दुपट्टा लेकर जल्दी जल्दी अपनी ननद के कमरे में पहुंच गई, मगर उसके कमरे का दरवाजा खुला था और वह वहां नहीं थी। ये देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई। मैंने अपनी सास के कमरे में जाकर देखा, मगर वह वहां भी नहीं थी। हे भगवान, ये राधिका कहाँ गई? मैंने सोचा। इतने में मेरी नजर दरवाजे पर पड़ी। देखा तो राधिका वहां से अंदर आ रही थी। राधिका, तुम इस वक्त बाहर कहाँ गई थी? मैंने हैरानी से पूछा। नहीं भाभी, मैं तो बस दरवाजा बंद कर रही थी। दरवाजे के पास एक बिल्ली नजर आई थी, उसे भगाते भगाते बाहर चली गई थी, राधिका ने कहा। मैं सोच में पड़ गई। फिलहाल मैंने उसे दुपट्टा दिया और अपने कमरे में वापस आ गई। आज राहुल को गए हुए 4 दिन हो चुके थे। मैं उन्हें बहुत याद कर रही थी। उनकी यादों में खोए हुए मुझे नींद आ गई। सुबह मैं उठी तो मेरा सिर भारी था। शादी में जाने की वजह से बहुत थकावट हो गई थी। मैंने उठकर घर के सारे काम निपटा लिए और सुबह 10 बजे अपनी बहन को फोन करने बैठी ही थी कि राधिका मेरे कमरे में आ गई। भाभी, मुझे आपसे बात करनी है, राधिका ने थके थके अंदाज में कहा। बात को छोड़ो, तुम्हें क्या हुआ है? मैंने आगे बढ़कर राधिका को थाम लिया। उसकी आंखें लाल थीं। उसे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। लगता था जैसे वह बुखार में हो। मैंने उसके माथे पर हाथ लगाया तो वह तप रही थी। भाभी, मेरी तबीयत को न जाने क्या हो गया है, राधिका ने बड़ी तकलीफ भरी आवाज में कहा। अरे, तुम्हें तो तेज बुखार है। चलो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलती हूँ, मैंने कहा। लेकिन राधिका अपने कमरे में जाना चाहती थी। मैं उसे उसके कमरे में छोड़कर चाय वगैरह देकर वापस आ गई। अपनी बहन से बातें करते करते दोपहर हो गई। मैंने दोपहर का खाना बनाया, मगर राधिका खाने की मेज पर नहीं आई। मैं उसे ढूंढते हुए उसके कमरे में पहुंची। उसके कमरे का दरवाजा बंद था। मैं परेशान हो गई। फिलहाल घर के बाकी काम भी देखने थे। मेरी सास भी राधिका को बुला बुलाकर थक गई थी। फिर शाम का खाना भी हमने अकेले खाया। राधिका कमरे से बाहर नहीं आई। मैं राहुल की याद में व्यस्त थी, इसलिए मैंने राधिका से कुछ नहीं कहा। अगले दिन राहुल आ गए। मैंने खुशी खुशी उनका स्वागत किया। तब मुझे राधिका का ख्याल आया। वह भी राधिका से मिलने गए, मगर राधिका ने दरवाजा नहीं खोला। राहुल ने कहा, मुझे लगता है कि राधिका मेरी किसी बात से नाराज हो गई है। मैंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं। वह 2 दिन से अपने कमरे में बंद है। हम में से किसी को कुछ नहीं बता रही कि क्या बात है। राधिका की वजह से अब हम घरवाले भी परेशान थे। बड़ी मुश्किल से राहुल और मम्मी जी ने राधिका के कमरे का दरवाजा खुलवाया। जब उसने दरवाजा खोला तो वह बरसों की बीमार नजर आ रही थी। उसके चेहरे पर गहरा पीला रंग छा गया था। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले दाग पड़ गए थे। इससे पहले कि हम राधिका से कुछ पूछते, वह घर के दरवाजे पर गिरकर बेहोश हो गई। हम जल्दी जल्दी उसे होश में लाने की कोशिश करने लगे। ठंडे पानी की छींटे उसके चेहरे पर मारे, मगर उसे होश नहीं आया। मैंने उसकी नब्ज चेक की, जो बहुत धीमी थी। तब हमने डॉक्टर के पास जाने का फैसला किया।
राहुल जल्दी से गाड़ी ले आए। हमने राधिका को गाड़ी में डाला और अस्पताल पहुंच गए। वहां हमने राधिका को इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करवाया। एकदम से ऐसी क्या इमरजेंसी हो गई, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने बताया कि राधिका की हालत नाजुक है। उसे 24 घंटे आईसीयू में रखा जाएगा। उसके बाद ही कोई फैसला होगा। राहुल और मम्मी जी मुझे कोसने लगे। बोले, तुमने ही उसे कुछ कहा होगा, वरना वह खुद को कमरे में क्यों बंद करती। मैं उनकी बात का क्या जवाब देती। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैं तो अपनी ननद से बहन जैसी मोहब्बत करती थी। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने बताया कि राधिका की हालत अब थोड़ी बेहतर है, मगर हमें उसका ख्याल रखना होगा। उसे किसी गंभीर टेंशन में रखा गया है। इस बात पर राधिका और मेरी सास मुझे घूरने लगीं, जबकि मैंने कुछ नहीं किया था। फिर हम राधिका से मिलने उसके कमरे में गए। वह अपनी खाली खाली आंखों से छत की ओर देख रही थी। उसके बारे में हम में से कोई कुछ नहीं कह सकता था। डॉक्टर ने बताया कि राधिका को सांस घुटने की वजह से अचानक दिल का दौरा पड़ते पड़ते बचा। अगर देर हो जाती तो वह मौत के मुंह में जा सकती थी। ये सुनकर मम्मी जी बहुत शॉक्ड हुईं। सांस घुटने की बात समझ में नहीं आ रही थी। उसी दिन राधिका को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। डॉक्टर ने पूछताछ की और कहा कि राधिका को बाहर की ताजा हवा में रखें। हम उसे घर ले आए। वह कुछ खोई खोई सी लग रही थी, जैसे उसे कोई गहरी परेशानी हो। मेरे लाख पूछने पर भी उसने मुझे कुछ नहीं बताया, बल्कि वह बार बार अपने कमरे में जाने की जिद कर रही थी। मजबूरन हमने उसे उसके कमरे में जाने दिया, मगर डॉक्टर ने कहा था कि राधिका को कोई परेशानी नहीं देनी। इस वजह से हम भी परेशान थे। राधिका ने अपने कमरे में फिर से दरवाजा बंद कर लिया। काफी देर तक उसका दरवाजा बंद रहा। हमें दोबारा शक होने लगा। हमने दरवाजा खटखटाया। उसने दरवाजा खोला तो उसकी सांस फूली हुई थी। वह फिर परेशान लग रही थी, और अब की बार भी वही हुआ। वह धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। मम्मी जी और राहुल मुझे डांटने लगे। मजबूरन एक बार फिर राधिका को अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने वही बात कही, तुम लोग हमारी बात समझ नहीं पाते। उसे ताजा हवा में रखो। बार बार उसका दम घुटने की वजह से यह समस्या आ रही है। अगर यही लापरवाही रही तो राधिका को दिल का दौरा पड़ सकता है और फेफड़ों की समस्या भी हो सकती है। इस बात पर हम सब शक में पड़ गए। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तब मैंने राहुल से बात की। अब राधिका को कमरे में अकेले नहीं रहने देना चाहिए। अगर ऐसा ही करेंगे तो उसकी सेहत को खतरा होगा। राहुल बोले, वह सब तो ठीक है, लेकिन बिना जाने अगर हम उसे कमरे से बाहर रखेंगे तो वह उलझ जाएगी। तुम्हें उसके बंद कमरे में झांक कर देखना होगा। अकेले कमरे में ऐसी क्या बात है जो वह हमारे सामने बैठने से कतराती है। राहुल की बात भी सही थी। मैंने राधिका के कमरे की खिड़की के पर्दे को थोड़ा खिसका कर रख दिया था, ताकि जब वह अकेले कमरे में हो मैं देख सकूं कि आखिर ऐसी क्या बात है जो राधिका हर वक्त अपने कमरे में बंद रहती है और बाहर आकर नहीं बैठती। रात का खाना खाकर राधिका अपने कमरे में चली गई। उसने दरवाजा बंद कर लिया। मैंने पहले ही उसकी खिड़की का पर्दा थोड़ा खोल रखा था। शायद राधिका को इसकी भनक नहीं थी। उसके कमरे में जाने के बाद मैंने दरवाजे के बाहर खड़े होकर अंदर झांकने की कोशिश की। सामने कमरे में नजर पड़ी तो मैं हैरान हो गई। राधिका ने अपने आसपास बहुत सारी मोमबत्तियां जला रखी थीं और वह चुपचाप उनके बीच बैठी थी। उसने अपने बाल खोल रखे थे। उसका हुलिया अजीब सा था। उसने सिर पर चादर भी नहीं ओढ़ी थी और मोमबत्तियां उसके आसपास जल रही थीं। अब मुझे सारी बात समझ में आ गई थी। राधिका का दम मोमबत्ती जलने से घुटता था। मोमबत्ती से खास तरह की गैस निकलती है, जिसकी वजह से सांस की बीमारियां होती हैं। अगर ज्यादा देर कोई मोमबत्ती के सामने बैठे तो उसकी सांस अटक सकती है। मैंने जल्दी जल्दी दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। राधिका ने जल्दी से अपने बाल समेटे, मोमबत्तियां बुझाकर एक दराज में डाल दी और दराज बंद कर दिया। फिर गुस्से में बोली, क्या बात है, दरवाजा क्यों बजा रही हो। मुझे कोई बहाना नहीं सूझा तो मैंने कहा, राधिका मेरी जान, वह कपड़े मेरे वापस कर दो जो तुमने 1 हफ्ते पहले लिए थे। मुझे कल जरूरी काम पर जाना है। वह कपड़े मुझे दिन के 12 बजे पहनने हैं। अगर तुम अभी दोगी तो मैं उन्हें धोकर छत पर डाल दूंगी। सुबह सूख जाएंगे तो मैं फंक्शन में पहनकर जाऊंगी। मेरी बात पर राधिका का गुस्सा ठंडा हो गया। हाँ भाभी, आपके कपड़े, मैं तो भूल ही गई थी। आप ऐसा करो, मेरा कोई और कपड़ा ले लो। मैं आपको वह अभी नहीं दे सकती। क्यों भाई,
मुझे तो अभी चाहिए, मैंने जोर दिया। वह कपड़े देना नहीं चाहती थी, मगर मेरी नज़र सामने हैंगर पर पड़ी। मेरे कपड़े वहीं लटक रहे थे। अच्छा राधिका, मेरी बात सुनो। तुम कम से कम अपने कमरे का पर्दा हटा दो। डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें ताज़ा हवा की ज़रूरत है। मैंने यह कहकर राधिका के कमरे का पर्दा हटाना चाहा। भाभी, ये तुम क्या कर रही हो? मैं बिना पर्दे के कैसे सोऊंगी? उसने कहा। कोई बात नहीं राधिका, इस घर में और कौन गैर है? तुम्हारा भाई ही तो है और मम्मी जी हैं। तुम ऐसे ही सो जाया करो। मैंने आगे बढ़कर पर्दा हटाना चाहा। राधिका ने कहा, तुम अपने काम से काम रखो, मैं बिल्कुल ठीक हूं। अच्छा, ठीक है, मैं अब जाती हूं। सुबह बात करेंगे, मैंने कहा। राधिका से जीत करना अच्छा नहीं समझा। कमरे में आकर मैंने राहुल को सारी बात बताई। उन्हें बताया कि राधिका की सांस बार बार घुटने की वजह क्या है। मेरी बात पर वह भी हैरान हो गए। बोले, राधिका को ऐसा करने की क्या जरूरत है? मुझे लगता है कि वह किसी भूत प्रेत आत्माओं के चक्कर में पड़ गई है। तुम मेरी बहन को जानती हो? मैं उनकी बात पर यकीन नहीं कर पा रही थी कि राधिका बिना वजह यह सब कर रही है। खैर, मैं रात को बाथरूम में चली गई। मैंने एक टब में सर्फ डाला और जो कपड़े मैंने राधिका को एक हफ्ते पहले दिए थे, उन्हें डालने लगी। मेरी नजर अपने सूट के गले पर पड़ी। देखा तो वहां अंडे के छिलके लगे थे। मुझे बहुत हैरानी हुई। मैंने कपड़े को पलट कर देखा। कई जगहों पर अंडे के छिलके लगे थे। बदबू भी आ रही थी। मुझे बहुत गुस्सा आया। राधिका ने मेरे कपड़ों का यह क्या हाल कर दिया था? मैं सोचने लगी। सारे कपड़े गंदे होकर अजीब सी बदबू दे रहे थे। मैंने कपड़े जल्दी से सर्फ में भिगो दिए और ज्यादा पानी डालकर उन्हें साफ करने की कोशिश की। यह देखकर मुझे बहुत हैरत हुई कि मेरे कपड़ों में जगह जगह अंडे के छिलके लगे थे और उनमें रंग भी डाला गया था। कपड़े टब में डालकर मैं बाहर आई। राहुल मेरा इंतजार कर रहे थे। वह भी परेशान थे। मैंने उन्हें यह बात बताई तो वह और ज्यादा परेशान हो गए, मगर मैं जानती थी कि मुझे क्या करना है। मैं रात भर यही सोचती रही कि राधिका के लिए ऐसा क्या करूं कि वह मुझ पर भरोसा करे, अपनी हर बात मुझसे कहे और मैं उसे इस मुसीबत से बचा लूं। ना जाने उसने अपने दिमाग में क्या बवाल पाल रखा था। यही सोचते सोचते रात के 4 बजे गए। मैं देर तक जागती रही। सुबह के करीब 5 बजे नींद आई। मैं उठकर नहा धोकर पूजा पाठ में लग गई। मगर सुबह 6 बजे मैंने घर में बहुत ज्यादा शोर सुना। मेरी सास रो रही थी। राहुल भी ऊंची आवाज में बात कर रहे थे। मैं हड़बड़ा कर उठी और बाहर गई। देखा तो घर में कुछ रिश्तेदार भी आए थे। मम्मी जी का रो रो कर बुरा हाल था। मम्मी, क्या हुआ? मैं जल्दी से अपनी सास के पास पहुंची। सामने मेरी ननद राधिका चारपाई पर ठंडी पड़ी थी। उसके मुंह से खून निकल रहा था। उसके बाल बिखरे थे। मम्मी जी, उसे क्या हुआ? मैंने आगे बढ़कर राधिका का सिर गोद में लिया। राहुल ने मुझे जल्दी जल्दी राधिका को संभालने को कहा और खुद गाड़ी लेने चले गए। राधिका बहुत बीमार थी। मुंह से खून की उल्टी आ रही थी। राहुल जल्दी से गाड़ी लेकर आए। हम राधिका को अस्पताल ले गए। अस्पताल में उसे तुरंत आईसीयू में भर्ती कर लिया गया। राधिका की हालत बहुत नाजुक थी। डॉक्टर ने बताया कि राधिका जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। सबसे मुश्किल बात यह थी कि उसकी बीमारी डॉक्टर को भी समझ नहीं आ रही थी। डॉक्टर सुबह शाम टेस्ट करके थक गए थे, मगर बीमारी पकड़ में नहीं आ रही थी। अगली सुबह 5 बजे हमें खबर मिली कि राधिका इस दुनिया को छोड़कर चली गई। मम्मी जी का रो रो कर बुरा हाल था। वह मुझे मनहूस कह रही थीं। बोली, तूने मेरी बेटी को खा लिया। न जाने तूने क्या किया। मेरी बेटी हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चली गई। मैं उनका दुख समझ सकती थी, इसलिए चुप रही। किसी को यकीन नहीं था कि 22 साल की एक नौजवान लड़की एक हफ्ते में बीमार होकर जिंदगी की बाजी हार सकती है। राधिका को गए 15 दिन हो चुके थे। मैं उसके कमरे में गई। मैंने उसके कपड़े गरीबों को दान कर दिए। अब राधिका का कमरा करीब करीब खाली था। सिर्फ उसकी एक अलमारी थी जो उसके बेड के पास थी। अलमारी पर हर वक्त एक मोटा सा ताला रहता था। राधिका के जाने के बाद उसकी चीजों को यादगार रखना चाहिए था, मगर उसके बेड के पास पड़ी चीजों ने मुझे उस ताले को तोड़ने पर मजबूर कर दिया। मैं देखना चाहती थी कि उसकी अलमारी में ऐसा क्या रखा था और उन दिनों जब वह बीमार थी उसकी क्या गतिविधियां थीं। मैंने ताला खोलने की कोशिश की, मगर ताला अलमारी के अंदर बना था, इसलिए खुल नहीं पाया।
मिस्त्री बुलवाकर बड़ी मुश्किल से ताला तोड़ा गया। अंदर से किताबें और फाइलों का एक ढेर निकला। मैं एक एक करके किताबें देखने लगी तो मेरे होश उड़ गए। किताबें भूत प्रेत और आत्माओं से भरी थीं। दरअसल मेरी ननद राधिका, जो 22 साल की थी, बचपन से ही लंगड़ी थी। वह एक टांग से थोड़ा लचक कर चलती थी। उसकी बीमारी को ठीक करने के लिए हमने बहुत कोशिश की, मगर डॉक्टर ने जवाब दे दिया। न जाने कब राधिका इन चक्करों में पड़ गई। पहले उसने आत्माओं से बात करने की कोशिश की, फिर ऐसी चीजें करने लगी जिनका हकीकत की दुनिया में कोई मतलब नहीं था। राधिका की डायरी पढ़ी तो मुझे अंदाजा हुआ कि वह अपने अपाहिज होने की बीमारी को आत्माओं से ठीक करना चाहती थी। उसे कोई और शिकार नहीं मिला तो उसने मुझे निशाना बनाना चाहा। भगवान की कृपा थी कि राधिका ने मुझे कपड़े भी उसी मकसद से लिए थे, मगर उसका यह अमल फेल हो गया। मोमबत्तियों और दूसरी चीजों के इस्तेमाल की वजह से उसे सांस की तकलीफ हो गई। राधिका को वक्त पर इस बात की समझ नहीं आई, क्योंकि वह इसे सिर्फ जादू टोने का असर समझती रही। जब उसे दिल का दौरा पड़ते पड़ते बचा तो वह भी दम घुटने की वजह से हुआ। राधिका अपने कमरे में बैठकर क्या करती थी, हम इससे बेखबर थे। अब हालत ऐसी थी कि राधिका को कुछ कह भी नहीं सकते थे, क्योंकि मम्मी जी सिर्फ राधिका की हिमायत करती थीं और राधिका खुद किसी की बात नहीं सुनती थी। अपनी मरी हुई ननद के बारे में यह सब जानकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। काश वह एक बार मुझसे कहती तो मैं उसके लिए भगवान से प्रार्थना करती, नहीं तो कोई हल निकालने की कोशिश करती। मेडिकल की दुनिया में हर चीज का इलाज है, मगर उसने गलत रास्ता अपनाया और अपनी बीमारी में मुझे भी शिकार बनाने की सोची। भगवान ऐसे लोगों को अच्छी राह दिखाए और उन्हें सब्र करने की हिम्मत दे। अपनी कमियों पर सब्र करना सीखें, बजाय इसके कि उन कमियों को हल करने के लिए कोई आसान रास्ता तलाश करें। आप सबसे मेरी विनती है कि मेरी मरी हुई ननद राधिका के लिए प्रार्थना करें। मैं उसे पूरे दिल से माफ कर चुकी हूँ। मैं चाहती हूँ कि भगवान भी उसे माफ कर दें। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके इसे ऑल पर सेट करें, ताकि आपको नए वीडियो की सूचना तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।